नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान की इकाई 2 जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए जिसमें हमको सही उत्तर चुनकर उस पर निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न पढ़िए। पहले का ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। तो ऊन धारण करने वाले से मतलब जिनके शरीर पे कुछ रेशे या ऊन जैसे रेशे प्राप्त मिलते होते हों। तो पहला देखिए, ऊंट तथा याक दोनों पे होते हैं। अल्पेका तथा लामा इन दोनों जानवरों पे भी होते हैं। अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी इन दोनों पे भी होते हैं। और ये कश्मीरी बकरी से कश्मीरी शाल भी बनती है, अंगोरा बकरी से भी शाल बनती है। तो इन सभी जानवरों से हमें क्या होता है, ऊन मिलता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, आखिरी वाला, ये उपरोक्त सभी। ठीक, अब अगला पढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खा भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। अब भेड़ और रेशम कीट क्या होते हैं, देखिए इसमें लिखा है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। तो क्या होते हैं, शाकाहारी। रेशम भी शाकाहारी होता है, भेड़ भी शाकाहारी होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। गा भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्या प्रक्रिया कहलाती है, उसका नाम क्या है, अभिमार्जन। ठीक, अभिमार्जन प्रक्रिया से हम उसकी सारी गंदगी, चिकनाई उकनाई सब निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। घा रेशम है। रेशम क्या है, जंतु रेशा है, क्योंकि ये हमको रेशम के कीट से मिलता है। रेशम के कीट क्या है, रेशम के कीट एक जंतु है। तो रेशम का कीट जंतु हो गया, जंतु से हमको क्या मिला, रेशम मिला। तो रेशम किस प्रकार का रेशा हो गया, जंतु रेशा कहलाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें रिक्त स्थान भर रहे हैं। पहला पढ़िए। ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा, बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, अगला पढ़ते हैं। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा को कार्य करती है। तो ऊष्मा को रोकने का कार्य करती है, यानी ऊष्मा का क्या हो गया, कुचालक। ठीक, जो वस्तु ऊष्मा को रोकती है वो हो जाती है क्या, ऊष्मा का कुचालक। उसी को ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। अगला देखते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान कहलाता है। रेशम कीट जो पालन होता है उसको और किस नाम से जानते हैं, एक तो रेशम कीट पालन कहते हैं और दूसरा नाम क्या है, सेरीकल्चर। ठीक, अगला देखते हैं। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कहलाती है। अब देखिए, जब रेशम का कीड़ा कोया बनाता है, अंडा उसका प्यूपा में बदलता है, प्यूपा फिर कोया बनाता है। तो कोया एक कौन सी ग्रंथि होती है, रेशम ग्रंथि। रेशम ग्रंथि से थोड़ा चिपचिपा लसीला पदार्थ निकलता है और वो प्यूपा उसको घुमाता रहता है। तो वो एक तरह का हवा से क्रिया करके एक खोल जैसा बन जाता है। उसी खोल को क्या कहते हैं, कोया या कोकून। ठीक, उसी संरचना को कोया या कोकून कहते हैं। ठीक, कोया कोकून एक ही चीज़ है। आप उसको कोया भी कह सकते हो, कोकून भी कह सकते हो, दोनों सही है क्योंकि दोनों नाम एक ही हैं। अगला देखते हैं। रेशम उद्योग के कारीगर नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, एंथ्रेक्स। ठीक, एंथ्रेक्स कीटाणु होता है। ठीक, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। इसमें सही गलत का निशान लगाना है। जो कथन सही है उसके सामने सही लगाना है, जो कथन गलत है उसके सामने गलत लगाना है। तो पहला पढ़ते हैं। तीसरे का कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। ठीक, कश्मीरी बकरी जो होती है उससे कौन सी सालें, कश्मीरी सालें या पश्मीना ऊन, जो जिन बकरियों से पश्मीना ऊन मिलता है उनसे पश्मीना सालें बनाई जाती हैं। ठीक, तो ये सही है, ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, अगला। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है, गलत है।
ऊन ऐसा कुछ नहीं है। ऊन प्राप्त करने के लिए उसको जाड़े में ही नहीं काटा जाता है, वो किसी भी मौसम में काट सकते हैं हम। अगर वो भेड़ों के बाल काम लायक बढ़ गए हैं तो उसको हम किसी भी मौसम में काट सकते हैं। ठीक। ऊन तो भेड़ के बालों से प्राप्त होता है, लेकिन हम किसी भी मौसम में काट सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ठीक। अगला देखते हैं। गा। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। सही है। ठीक। अगला देखते हैं। सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये भी सही है। उसको वयस्क बनने से पूर्व ही जब हम कोकून को उबलते पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, हमको रेशम की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी मिलती है। ठीक। उसी को कहते हैं सिल्क धागा। अगला देखते हैं। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। रेशम कीट के अंडे से तो प्यूपा नहीं निकलते हैं। अंडा अंडे से प्यूपा नहीं निकलते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मिलान करने वाला है। इसमें जो शब्द जिससे संबंध रखता है उससे तीर का इस्तेमाल करके उससे मिला देना है। पहला देखते हैं का। अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या काम करता है, काटी गई ऊन की सफाई करता है। ठीक। इस प्रक्रिया में यही तो होता है, चिकनाई अवगर्त वो सब निकालते हैं, उसी को अभिमार्जन कहते हैं। तो काटी गई ऊन की सफाई होती है। फिर कोकून। कोकून रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। कोकून से हमको रेशम के जो रेशा होता है वही तो प्राप्त होता है। कोकून को हम पानी में उबालते हैं तब हमको रेशा प्राप्त होता है। याक। याक से हमें ऊन मिलता है। याक ऐसा जानवर है जिससे हमें ऊन मिलता है। उसके शरीर से हम बालों को काटते हैं, उसी का संसाधन करके हम फिर ऊन बनाते हैं। अगला देखते हैं। शहतूत की पत्तियां रेशम के कीट का भोजन है। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। रीलिंग क्या है, रेशम के रेशे का संसाधन। ठीक। रीलिंग क्या है, रेशम के रेशे का संसाधन। एक तरह से रेशम को पूरा एक धागे का रूप देना ही रीलिंग कहलाता है। ठीक है, धागे का एक पूरा रूप देना ही रीलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवें का। ऊन किसे कहते हैं, उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ऊन किसे कहते हैं, ऊन तो पता ही है। ठंड में हम जिन कपड़ों का जिन स्वेटर का पहनते हैं या जिन ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमको ठंड ना लगे, यानी ऊन वो धागे या ऐसी चीज़ होती है, ऐसे रेशे होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक हैं। अब देखिए, सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। अब देखिए, भेड़ की त्वचा मतलब ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़ से। और भी जानवर कौन कौन से हैं, और भी जानवर हो गए जैसे कश्मीरी बकरी हो गई। ठीक। याक हो गया। ये सब जानवर से भी हमको ऊन प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवें का खा। ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। अब देखो, इसमें जो भेड़ की कुछ नस्लें होती हैं उनके नाम लिखने हैं। जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, याक हो गए, ये सब एक तरह के भेड़ की नस्लें हैं। ठीक। ये सब क्या है, भेड़ की नस्लें हैं। नहीं, याक भेड़ की नस्ल में नहीं आता। बकरी और कश्मीरी बकरी या अंगोरा बकरी ये भेड़ की नस्लों में आते हैं। भेड़ जैसे ही होते हैं, वो उतने लगभग वैसे ही बनावट होती है इनकी। ठीक। अगला देखते हैं, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। उसका उत्तर देखिए, भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल
कि भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक, जो बहुत अच्छे नस्ल की भेड़ें होती हैं उनका हम चयन कर लेते हैं, जैसे उनके शरीर पे मुलायम रेशे उगते हैं और बहुत घने रेशे उगते हैं, तो उनका चयन हम कर लेते हैं, उनको हम बचा के रख लेते हैं, अलग से अलग कर देते हैं, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं अगली पुस्त भेड़ों की अगली पुस्तों को पैदा करने के लिए। ठीक, उनका इस्तेमाल इसलिए होता है, इसी को कहते हैं क्या, वर्णात्मक प्रजनन। अगला प्रश्न देखते हैं। घा, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? इसका उत्तर देखिए इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि ऊनी वस्त्र ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और जब ऊष्मा के कुचालक हैं तो जो ऊष्मा हमारे शरीर से उत्पन्न होती है वो स्वेटर के अंदर ही रह जाती है, उससे बाहर नहीं जा पाती, और बाहर का जो ताप होता है वो ताप अंदर नहीं आ पाता, तो हमारा शरीर बाहर के ताप से गर्म रहता है, तो वो गर्म ही रह जाता है, इसीलिए ऊन का प्रयोग हम ठंडी में करते हैं। देखिए उत्तर क्या है इसका, ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। देखिए अब ऊन की वजह से ही ये ऊष्मा क्या हुआ, रुक गई, भर गई, एक जगह रुक गई ऊन की वजह से, तभी तो कुचालक का काम किया इसने। ठीक, इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है। स्थिर रहने का मतलब कि शरीर का ताप बाहर नहीं निकल पाता, जो स्वेटर है वह स्वेटर शरीर का ताप रोक लेता है, अंदर ही रह जाता है, और ठंड नहीं लगती, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक है? कारण दीजिए, क्यों डालते हैं? देखिए उबलते पानी में कोकून को इसलिए डाला जाता है कि उस पे जो लिसा पदार्थ होता है वो निकल जाए। ठीक, और हमको जो रेशा है वो एकदम शुद्ध रेशा हमको प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं, इसमें प्रक्रिया भी लिख दिया गया है। उत्तर देखिए, रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए उबलते पानी में डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशे के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है और रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। ठीक, यानी चिपचिपा पदार्थ निकालने के लिए ही हमको उस कोकून को उबालना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। अब देखिए कई तरह के रेशे होते हैं। रेशम के कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे टसर रेशम, मंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम, ये सब रेशम के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिए 7वां, ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। तो ऊन और रेशम के उपयोग क्या क्या हैं? ऊन और रेशम के उपयोग देखिए, ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं। ठीक, 8वां प्रश्न देखते हैं। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो इसमें क्या बात करने हैं, भेड़ के बाल को काटने से लेके ऊन बनाने तक का जो भी चरण होते हैं, जो जो काम हम करते हैं उसके बीच में जो जो स्टेप फॉलो करते हैं, उन सभी के बारे में हमको लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। पहला चरण देखते हैं। पहला चरण देखिए, भेड़ों के बालों की कटाई मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है। मतलब भेड़ों के जो बाल होते हैं उनको मशीनों के द्वारा हम काट लेते हैं, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। ठीक, किसमें? गर्मी के मौसम में होता है।
सामान्यता मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी ज़रूरी हुआ तो हम किसी और मौसम में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गर्मी के मौसम में ही होता है। ठीक है। दूसरा चरण देखिए, अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाते हैं। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। ठीक। उन रेशों को काटने के बाद क्या होता है, उन रेशों में बहुत सारे धूल होते हैं, चिकनाई, बहुत कुछ लगा होता है, क्योंकि भेड़ों के बाल पे जो बाल होते हैं भेड़ के शरीर पे होते हैं, और भेड़ इधर उधर घूमते रहते हैं तो उनके शरीर पे गंदगी जम जाती है, उनके ऊन में, बालों में। तो उन सब को निकालने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं उसको अभिमार्जन कहते हैं। ठीक। अगला चरण देखते हैं, तीसरा, छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों, अब छटाई की प्रक्रिया है। ठीक है। अभिमार्जन के बाद क्या करेंगे, छटाई करेंगे। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है। जो रेशे लंबे होते हैं उनको अलग रखा जाएगा, छोटे रेशों को अलग रखा जाएगा, जो रेशे ज़्यादा चिकनाई वाले होंगे या कम चिकनाई वाले उनको अलग अलग किया जाएगा, कौन सा रेशा भारी है, हल्का है, उसके आधार पे अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम रेशों की छटाई करते हैं। चौथा चरण फिर कताई का काम आता है। देखिए, अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सूखने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। ठीक। अगला पांचवा चरण देखते हैं, रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, जिससे हमें लाल, हरा, नीला, पीला या मिक्स कलर के ऊन हमको प्राप्त होते हैं। छठवां चरण देखते हैं, ऊनी धागा बनाना। अब फिर क्या होता है, ऊनी धागा बनाते हैं पूरा। हंगाई के बाद, हंगाई नहीं, ये हंगाई नहीं, रंगाई है जी। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेट कर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। ठीक। अब क्या हो गया, धागा हमारा तैयार हो गया। ऊन को काटा हमने, उसके बाद सारे चरण करते गए और फिर हमको आखिरी में धागा, मतलब ऊन का धागा मिल गया, जो ऊन का गोला आता नहीं है, लच्छा पूरा, वो हमको प्राप्त हो गया फिर। ठीक। तो इसमें एक प्रश्न और होगा, 9वां प्रश्न, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट अगली वीडियो में।